अब एक करप्शन से रिलेटेड आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल है, इसमें 2 आर्टिकल्स हम कंप्लीट करेंगे। अगर आज का न्यूज़पेपर आपने उठाया होगा, तो उसमें क्या लिखा था? करप्शन क्लाउड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और हम बार-बार बात भी करते थे कि सेंसस क्यों ज़रूरी होता है, ताकि स्कीम की अंडरस्टैंडिंग हो सके, कितना पैसा जाएगा, कितनी पॉपुलेशन कहाँ पे लोकेटेड है। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना, युवा के लिए एक ऐसी स्कीम लाई जाती है कि आपको थोड़ा बहुत पैसा भी देंगे, ट्रेनिंग सेंटर में जाके आप वोकेशनल ट्रेनिंग भी कर सकते हो। अगेन युवा ने ठीक-ठाक मिसयूज़ इसका करा है। डॉक्यूमेंट के ऊपर जो ट्रेनिंग सेंटर लिखे हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स के नाम लिखे हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो वो जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है हमारी, वो भी सदमे में है। पर उन्होंने बोला हम इन्वेस्टिगेशन बड़े लंबे अरसे से करवा रहे थे, तो इतना बड़ा लूप होल कैसे आया? तो ये करप्शन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये फ्लैगशिप सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। ध्यान में रखना, ये जो आप पढ़ते हो ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फ्लैगशिप है। फ्लैगशिप क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट से इंडिया सफर कर रहा है, प्लस डेमोग्राफी सबसे ज्यादा आपको इंडिया में मिलेगी, तो ये फ्लैगशिप की कैटेगरी में आता है। यानी कि सेंटर ने डिसाइड करा था इसको हम प्रायोरिटी पे लेके चलेंगे। सेंटर सेक्टर स्कीम, सारा एलोकेशन पैसे का किससे गया? 100% फ्रॉम द सेंटर साइड, और मिनिस्ट्री आपकी स्किल डेवलपमेंट वाली आ गई, तो वो सारा पैसा सेंटर ही लगा रही थी। इन्वेस्टिगेशन करी गई तो युवा ने बहुत ही अच्छा यूज करा है सारे पैसे का। डॉक्यूमेंट जब भरे जाते हैं तो उसमें लिखना भी तो पड़ेगा, तभी आपको पैसा मिलेगा अगर आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे। ना तो कुछ कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऐसे भी मिले हैं, वो बच्चे ही एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले हैं, युवा तो एग्जिस्ट करता है, पर उन्होंने वो जो ट्रेनिंग सेंटर लिखा हुआ है वही एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ ने क्या किया है, अपना नाम भी सही लिखा है, ट्रेनिंग सेंटर भी सही लिखा है, पर जिसके साथ पार्टनरशिप करी हुई है वही एग्जिस्ट नहीं करती। तो मतलब यहाँ पे क्या हुई है? बहुत बड़ी करप्शन। और बोला भी जाता है कि जो जितने भी बेनिफिशियरी होते हैं, मान लो अगर 1 रुपया भी हम दे रहे हैं, सरकार लोगों को दे रही है, तो उसमें से लोगों के पास सिर्फ 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। तो बीच के कहाँ गए? वहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो सभी बांट रहे हैं, ऊपर से नीचे तक आपको करप्शन के एविडेंसेस मिलेंगे। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जब ये 2015 में आई थी, उसके बाद से काफी लाइमलाइट में रही है। सिंस फ्लैगशिप स्कीम है, प्रायोरिटी पे रही है, तो न्यूज में बनी रहती थी। तो करप्शन से रिलेटेड पॉलिटी एंड गवर्नेंस मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है। और प्लस आपने अगर यूपीएससी का पेपर देना है तो उसमें एथिक्स के अंदर करप्शन एक अलग से हेडिंग है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल भी बन सकता है। या तो डायरेक्टली करप्शन पे पूछेंगे, या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जोड़ देंगे, तो थोड़ा सा डेटा एंड फैक्ट्स आपको यूज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये डेटा देखो, कितना एलोकेशन करा गया था 2024 से 25 में? तो 1538 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेट करेंगे। ब्लैक लिस्टिंग कितनों की करी गई है? पार्टनर और सेंटर दोनों ही चीजें 178 ब्लैक लिस्टिंग में है, और पार्टनर भी है, और इसके सेंटर्स भी आगे। सेंटर मतलब जो बिल्डिंग होगी जहां पे जाके वो ट्रेनिंग लेंगे। पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप कर ली, जैसे इन्वेस्टमेंट का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। किसी ने आके यहाँ पे बोला कि हम पैसा आपको हेल्प दे दिया करेंगे, आप अपनी जो ट्रेनिंग है उसको कंटिन्यू करो, सरकार वहां से कंपनसेशन कर देगी। पर पार्टनर ही एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो कंपनसेशन किसको कर रहे थे? क्वेश्चन मार्क। देन आते हैं 18 स्टेट्स हैं जो इससे अफेक्टेड हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो नेम आए हैं, नंबर 1 पे यूपी है, देन दिल्ली है। तो ये सारी स्टेट्स हैं जो लाइमलाइट पे ज्यादा आई हैं। एक और है, मतलब छोटी में 4 स्टेट्स इंपॉर्टेंट निकल के आई हैं, जब से सबसे 178 में से जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आए हैं। आई थिंक एक महाराष्ट्र है, और एक और स्टेट है आगे लगे, उसका स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। और मल्टीपल स्टेट्स हैं जहां, क्योंकि फ्लैगशिप थी ना। अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी? हिमाचल में बहुत ज्यादा है, वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बराबर ही है। सरकारी नौकरी के लिए भागते हैं बच्चे, और एट दी एंड कुछ ना कुछ घोटाला हो जाता है कि ना तो नाम नहीं आता लिस्ट में, या नाम लिस्ट में आया था पर बाद में कुछ इशू आ जाता है कि आपको बैक एंड पे बोल दिया जाता है थोड़ा सा पैसा चाहिए होगा, वो सारे इश्यूज आते हैं। जैसे जो तो आपकी ग्रेड बी सी डी की जॉब्स आती हैं, इनमें तो बड़े ही घोटाले होते हैं। एक ही भी नहीं बची आज के टाइम पे तो, पर बी सी डी में ज्यादा इश्यूज है। चलो जी, अब आते हैं करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। तो सबसे पहले राइटर ने शुरू करा फ्रॉम द विकसित भारत एट 2047 की अगर हमें डेवलप नेशन बनना है 2047 में, और ऊपर से जो स्कीम्स हमने लॉन्च करी हैं कि हर एक वल्नरेबल सेक्शन को हम टच कर सकें, तो उन्हीं में करप्शन अगर देखी जाए तो फिर तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। 2047 तक हम अपने एम तक नहीं पहुंच सकते। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या होता है किसी भी क्लीन सिस्टम का? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन साफ होनी चाहिए, वहां पे करप्शन नहीं होनी चाहिए? नंबर 1, इसी की वजह से डेवलपमेंट होती है। जितने भी आज के टाइम पे डेवलप नेशन है, करप्शन वहां पे भी होती है पर बहुत कम होती है। उन्होंने मेनली फोकस करा अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी डेवलपमेंट के ऊपर। सेकंड, करप्शन ब्लॉक्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, फॉरेन कंट्री से आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, बीच में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फिर छोटे मोटे, मतलब छोटे लेवल से शुरू होती है चेन, बड़ी लेवल पे जाती है, छोटे से ही करप्शन शुरू हो जाती है। वो बोलेंगे थोड़ी सी ब्राइब हमें देनी पड़ेगी, आपका काम
चुटकियों में हो जाएगा। तो वो बिना पैसे के क्यों नहीं चुटकियों में हो पा रहा है? तो मतलब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, वो जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो उतना भी ज्यादा नहीं है, इंटेंट गलत है, करप्शन के लिए ऊपर फोकस रहते हैं, ब्राइब के ऊपर ज्यादा फोकस रहते हैं। देन एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे एक सिंगापुर मॉडल, आगे आपकी केस स्टडी जिसको आप मेंस में यूज कर पाते हो। तो ली क्वान यू, जब इनके अंडर लीडरशिप थी सिंगापुर के अंदर, तो वहां पे एक क्लीन सिस्टम के ऊपर फोकस करा गया, क्लीन गवर्नेंस, जो करप्शन में इन्वॉल्व होते थे उनको पनिशमेंट दी गई। जब क्लीन सिस्टम आया, एडमिनिस्ट्रेशन भी इंप्रूव हुई, गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट भी आया, और डेवलपमेंट आज के टाइम पे आप सिंगापुर में देखते ही हो। फिर उसके बाद करप्शन कितने तरह की होती है? तो सबसे पहले तो रिटेल करप्शन आती है। रिटेल करप्शन या जिसे पेटी करप्शन भी कहते हैं, मतलब छोटे लेवल पे, जैसे हमने बोला एक हायरार्की बनी है फ्रॉम सीनियर टू जूनियर, ये जूनियर वाले लेवल से शुरू होगी। वैसे जब इनको ठीक करना होता है तो एक अप्रोच भी आती है, बॉटम अप अप्रोच, आपने सुना होगा। बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है पहले जो लो लेवल है वहां पे ठीक करिए चीजें, फिर ऊपर की तरफ जाइए अप। और एक होती है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब है पहले ऊपर ठीक करिए चीजें, देन नीचे की तरफ जाइए। तो यहाँ पे उल्टा बोला गया है कि बॉटम अप अप्रोच बनाने की जरूरत है। जो रिटेल करप्शन होती है, इसमें जो छोटे छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं वो भी ब्राइब लेना शुरू करते हैं और आगे तक ये चेन बढ़ती ही जाती है। देन आती है ग्रैंड करप्शन, ये आ गई टॉप लेवल पे। जो सीनियर्स होते हैं, जिनकी पोजीशन काफी स्ट्रांग होती है, जो एक सेकंड में आपका काम कंडक्ट करवा सकते हैं, उस लेवल पे जब करप्शन देखी जाती है तो ग्रैंड करप्शन, घोटाले यहाँ पे करोड़ में पहुंचते हैं। जब पैटी करप्शन आप देखते हो, ये थोड़े हजारों में भी होती है, 10,000 से ज्यादा भी हो सकती है, मल्टीपल इसके डोमेन्स बने होते हैं। फिर आती है आपकी बिजनेस और कमर्शियल करप्शन। जब कोई कंपनी, वो चाहे इंडियन है कोई फॉरेन है, उनको लगता है बिना ब्राइब दिए तो काम ही नहीं हो सकता यहाँ पे, तो जब बिजनेस ओरिएंटेड कोई पेमेंट्स दी जाती है, ऑफिशियल बोलते हैं कि मान लो कोई बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया था, एक केस आया भी था, सृष्टि देशमुख जी के हस्बैंड हैं, उन्होंने भी एक माइनिंग के लिए एरिया एलोकेट कर दिया था, 10 करोड़ बोला गया कि बैकएंड पे ब्राइब दी गई है। आजकल तो वो सारा ही सप्रेस हो गया मामला, दोबारा से लाइमलाइट में आप नहीं देखोगे उसको। तो वहां पे क्या था, एक बिजनेस कंपनी थी, कंपनी उसको अपने प्रॉफिट से मतलब था, पर बीच में किसका इंपॉर्टेंट रोल आया, ऑफिशियल का। तो ऑफिशियल को पता है कि मेरे एक स्टेम से आपका काम इजीली हो जाएगा, बीच में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गया, पैसा, ब्राइब। ब्राइब बोलेंगे इसको, पैसा भी नहीं बोलेंगे। तो एक बिजनेस ओरिएंटेड होती है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे सारी गवर्नमेंट्स फोकस कर रही हैं, सभी चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट पे जल्दी से जल्दी अप्रूवल मिले। तो एक पैटी जो छोटे लेवल से शुरू हुई, ग्रैंड बड़े लेवल पे सीनियर पोजीशंस का रोल आता है, देन बिजनेस और कमर्शियल करप्शन, जो बिजनेस ओरिएंटेड करप्शन कंडक्ट करी जाती है कि आपको हम जल्दी से यहाँ पे अप्रूवल प्रोवाइड कर देंगे। देन इससे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं जब करप्शन करी जाती है? सबसे पहले तो जो फॉरेन कंट्रीज ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी थी, उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे बिना ब्राइब के कोई काम ही नहीं होता, तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो अपना पैर पीछे खींच लेती हैं, वहां से एब्सटेन करना प्रेफर करती हैं, क्योंकि ब्राइब कल्चर इतना ज्यादा हो जाता है। देन जॉब लॉस, सोचो गवर्नमेंट सेक्टर है, कहीं ना कहीं आप भी कभी कभी डीमोटिवेट फील हुए ही होंगे कि इतनी ज्यादा करप्शन होती है, क्या ही काम करना। फिर आप दोबारा से अपने आप को रिवाइव करते हैं कि नहीं, हम नहीं करेंगे, हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज वहां पे डेवलप करेंगे। तो इंडीड यहाँ से भी तो जॉब लॉस हो रहा है, कैपिटल एक तरह से वो जो सर्कल में इकोनॉमी चल रही थी वो भी तो डिस्टर्ब हो रही है। देन इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी, इसके बाद आपकी जो 2024 का इवन इकोनॉमी के अंदर नोबेल प्राइज था वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे मिला था कि आज के टाइम पे वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, 90:10 के रेशियो बने हुए हैं, 10% के पास जितना पैसा है, 10% पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रिच मिलेगी, उनके पास उतना ज्यादा पैसा है जितना 90% का मिला के भी नहीं है, तो वेल्थ इनइक्वालिटी रेस कर रही है। देन आता है पुअर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस डिलीवरी, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं हमको ब्राइब दे दो, इजीली आपका काम निकल जाएगा। और लीकेजेस ऑफ वेलफेयर फंड, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी, अब आप एक एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो कि अगर 1 रुपया बेनिफिशियरी को दिया गया था तो उसमें से 15 पैसा ही बेनिफिशियरी के पास पहुंच पाया। आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया कि जो सरकार होगी वो डायरेक्टली उस पर्सन के अकाउंट में पैसा भेज देगी। अब वो जो लोकल थे उनको पता ही नहीं था कि कोई ऐसा डीबीटी नाम की भी चीज एग्जिस्ट करती है। एक बीच में मझौलिया आ गया मीडिएशन के लिए, उसने बोला मेरे अकाउंट में सारा पैसा आएगा, ये सारे बेनिफिशियरी हैं, इनके पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दो। आया था 1 रुपया, कुछ उसने अपना वहां से कमीशन खुद ही रख लिया और बाकियों को आधा आधा पैसा डिवाइड कर दिया। तो जो बीच में चेन बनी है वहीं पे लीकेजेस बहुत सारी हैं। देन इंडिया की पोजीशन देखेंगे अगर ग्लोबल करप्शन इंडाइसेस में, तो 2014, क्योंकि गवर्नमेंट में चेंज आया तो वहीं से हमें डेटा देखना है, हमारी जो स्कोरिंग है कुछ खास अच्छी नहीं है। 38 हमने स्कोर करा था आउट ऑफ 100 मार्क्स, तो काफी कम मार्क्स है। 100 में से कितने नंबर पे पास होते थे?
33 पे, चलो पास से हैं हम, 38 यहाँ पे स्कोर करा, तो इस हिसाब से जो रैंकिंग आई वो 180 कंट्रीज में से 96 पे रैंकिंग आई, जो कि कुछ अच्छी नहीं है अगर करप्शन इंडेक्स के हिसाब से देखें। फिर उसके बाद अगर वर्ल्ड बैंक का रिकॉर्ड देखोगे, जो कंट्रोल ऑफ करप्शन इंडेक्स है अगेन, उस टाइम पे इंडिया ने जो स्कोरिंग करी थी वो 42 रैंक्स की थी आउट ऑफ 100 अगेन, और जो रैंकिंग है वो 108 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। तो इसमें भी हमारा रैंक कुछ खास अच्छा नहीं है, खास नहीं, बहुत ही अच्छा नहीं है। तो मतलब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने की जरूरत है। इवन एक पॉइंट आरटीआई वाला भी ऐड करा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, आज के टाइम पे सरकारें मना कर देती हैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से, आप किसी स्कीम के बारे में भी पूछेंगे वो मना कर देंगे। किस एक्ट के अंडर? डीपीडीपी एक्ट, उसमें सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे पड़ा था, पर्सनल इंफॉर्मेशन का दायरा और ज्यादा कॉम्प्रीहेंड कर दिया है, लोगों को पता ही नहीं है कि इसकी रीच कहां तक है, तो एक प्रॉब्लम वो भी आ रखी है। देन एक ग्रीस द व्हील थ्योरी होती है। सोचो आप बाइक चला रहे हैं, उस पर किसी ने ग्रीस लगा दी थी, क्या ब्रेक लग पाएगी? तो बस वैसे ही करप्शन होती, वैसे नहीं लगेगी, गिरेंगे आप एक टाइम पे आके। देवास बोल रहा है लग जाएगी मैम, जोर से लगाएंगे अगर। नहीं, ऐसे नहीं होता, आपने ग्रीस लगा रखी है टायर के ऊपर, वो चलता ही जाएगा। सोचो नीचे की तरफ रास्ता आ गया, वो तो रुकेगी नहीं, फिर रगड़ती हुई जाएगी, और जब आप ब्रेक लगाओगे एकदम से स्किड कर सकती है। तो वैसे ही ग्रीस द व्हील थ्योरी, यहाँ पे जो ब्राइब होती है वो भी ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करती है, ग्रीस की तरह एक्ट करती है। एक बार जब आदत लग जाती है तो वो साइकिल पूरी वैसे ही चलती है, और इससे पूरी की पूरी फेल, स्किड कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नेंस वो फेल करेगी, इकॉनमी फेल करेगी। तो टायर क्या होते हैं? टायर बाइक का एक पार्ट ही हो गया ना, स्कूटी का एक पार्ट ही हो गया, कार का एक पार्ट ही हो गया, उसके बिना नहीं चलेगी। मतलब वो जो गाड़ी है आपकी, उसके जो ऑफिशियल्स हैं दे आर एक्टिंग लाइक अ टायर, और ऊपर से उनके ऊपर लिब्रिकेशन कर रखी है ब्राइब की, पैसे की। तो जब बिना टायर की तो नहीं चलेगी ना गाड़ी, कहीं ना कहीं जाके पलटेगी। तो इन्हीं के ऊपर, तभी तो बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कि जितने भी हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज के अंडर काम करेंगे वो स्टील फ्रेमवर्क की तरह एक्ट करेंगे, एक फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, उनके बिना सारी मशीनरी डिस्टर्ब करेगी। यही उसके पीछे का रीजन था। देन रियलिटी अगर देखोगे तो करप्शन सिस्टमैटिक, अब देखो जब भी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, हर सरकार एक ही बात बोलती है, ये गलत दे रखा है, ये ऐसा नहीं था, वैसे वाली बात, जैसे मैंने तो सारा लिखा था पर मैम ने नंबर नहीं दिए, वैसे गवर्नमेंट भी बोल रही होती है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जो ब्राइब्स हैं, अब जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को ही आप देखोगे, उन्होंने बोला है हमने इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा दी है। अब जब आप इन्वेस्टिगेशन करवाओगे, दोबारा से वहां पे फंडिंग लगेगी, दोबारा से पैसा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन बीच में रुक जाएगी। तो वो हर्डल्स हैं जो गवर्नेंस के एंड से आ रहे हैं। अब क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये रेड टेपिज्म, जहां पे सीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं कि बहुत ज्यादा काम होता है, तो हर्डल्स आते हैं, पर जैसे ही आपने ब्राइब प्रोवाइड करी तो वो काम एकदम से हो जाता है। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट पे हमें एक्ट करने की जरूरत है। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, फाइल रिजेक्ट हो जाती है थोड़े थोड़े एरर्स की वजह से, कि नाम में आपने, किसी के नाम में ऐसा आना था, वो एस गलती से थोड़ा ऐसे पता नहीं लग रहा है, रीडेबल फॉर्म नहीं है, तो उसमें बोल दिया रिजेक्ट हो गया। जैसे मैंने भी कहीं पे डॉक्यूमेंट दिया था, उसमें ना थोड़ी सी फोटो ऐसे खराब सी हो रखी थी, मतलब दिख रहा था कि मेरी फोटो है, तो उन्होंने वो अड़ा दिया कि ये काम नहीं होएगा, कि आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो अच्छी नहीं लगी है इसमें। मैंने नहीं खिंचवाई, मैं रुक 10 मिनट में लेके आई, मैं लेके भी आई, फिर फटाफट से उन्होंने कर दिया। मतलब वो छोटे छोटे जो हर्डल्स हैं, वैसे ही आप जब कोई कंपनी अपनी ओपन करना चाहते हो, वो डॉक्यूमेंट हर्डल ही नहीं खत्म होते एट दी एंड, जहां पे सीनियोरिटी लेवल आते हैं। तो रेड टेपिज्म पे फोकस करने की जरूरत है। वैसे ही पंजाब ने उद्योग पोर्टल आपने पढ़ा था, तो उसको भी क्यों लाया गया है? ताकि ये जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड हर्डल्स आते हैं उनको डिक्रीज करा जा सके। एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, डीबीटी आप ले आए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप ले आए, आरटीआई का कॉन्सेप्ट आपके है, पर गवर्नमेंट अगर डिनाई कर दे तो जनता क्या करेगी? प्रेशर पुट कर सकती है। बाकी आबादी ज्यादा है तो जेंजी प्रोटेस्ट तो नहीं हो सकता, उधर छोटी कंट्रीज में ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, यूनिटी ज्यादा होती है। अपने में तो डाइवर्सिटी नहीं, यूनिटी अभी बहुत ज्यादा है। देन रिफॉर्म लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम को अडॉप्ट करने की जरूरत है। वो जो सीनियर लेवल पे पोजीशन पे ऑफिशियल्स बैठे होते हैं, वो रिटायर भी हो जाते हैं, जजमेंट बाद में आती है, तब तक उनकी जिंदगी निकल जाती है, पनिशमेंट कुछ नहीं मिलती। देन कंक्लूजन, वैसे डीपीडीपी एक्ट में भी तो यही करा हुआ है। जो पर्सन ऑफ, कौन सा था, पीआईओ, जो पर्सन था जो, हाँ, इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करेगा, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करेगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या था, भुला दिया, पीआईओ ही था ना वो, हाँ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था आपकी आरटीआई से रिलेटेड, उसको डरा दिया कि अगर तूने बताया, गवर्नमेंट ने मना करी थी, 250 करोड़ का जुर्माना लगेगा। कहां से लेके आएगा वो 250 करोड़ का जुर्माना? ये तो डराने वाली बात हुई। फिर अथॉरिटेरियन रिजीम आ गया, फिर डेमोक्रेसी कहाँ पे है? तो ये सारी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रेज होते हैं। तो जितना भी करप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है, इवन चाइना का भी आपने केस देखा होगा, उनका एक फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने करप्शन में कुछ करे थे घोटाले, तो उसको डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। मतलब एक बार आप स्ट्रिक्ट
पनिशमेंट अगर प्रोवाइड करते हो तो उसके केसेस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेम आप रेप केसेस में देखते हो इंडिया के अंदर, कोई पनिशमेंट ही नहीं है, पहले तो एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, एविडेंस प्रूव होने के बाद भी उनके ट्रायल्स होते हैं, फिर जाके कहीं 5 साल के बाद सजा दी जाती है, 10 साल के बाद वो दोबारा से रिहा कर दिए जाते हैं। और अगर तो फिर रिलीजन का डिफरेंस आ जाए, फिर उनको हार भी चढ़ाए जाते हैं। गुजरात वाला आपने केस देखा था। तो ऐसी चीजें होती हैं जो गवर्नेंस से रिलेटेड ही होती हैं। अगेन जजमेंट जल्दी आनी चाहिए। यहाँ पे बस एक चीज याद रखना, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च हुई थी 2015 में। कौन सी मिनिस्ट्री है? तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो युवा है उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना मेन। ये एक और स्कीम पड़ी थी आपने महाराष्ट्र वाली, वो क्या थी? लड़कों के लिए लाए थे जो लाडला बेटा था। नहीं नहीं, बेटी नहीं थी, बेटा था, बेटों के लिए लाए थे। उसमें ना 2,000 रुपए दिए जा रहे थे कि आप अनएम्प्लॉयड हो तो इसका यूज करके आप कुछ कोर्सेज वगैरह में एडमिशन लो। ओ बढ़िया, चाय के टपरी पे बैठ रहे थे कि 2,000 आ रहा है महीने का, 10-20 रुपए की चाय पीते थे, आ जाते थे वापस। बाद में पता लगा भाई इन्होंने तो पैसे का यूटिलाइजेशन ही नहीं करा। चलो एनीवेज, तो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए यहाँ पे पैसा भी सैंक्शन करा जा रहा था स्टेट्स को फ्रॉम द सेंटर साइड, ताकि एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करी जा सके। टोटल कितने ट्रेन करे गए हैं 2015 से 25 तक? तो 1.64 करोड़ के आसपास यूथ। और बजट कितना एलोकेट करा गया था? तो 1,538 करोड़ ये एलोकेशन थी पैसे की। बाकी वही इरेगुलरिटीज हैं, देख लो। जो स्टूडेंट थे जिनके नाम लिखे हुए थे वो एब्सेंट रहते थे ट्रेनिंग सेंटर से, अगर आते थे तो डॉक्यूमेंटेशन काफी फेक निकले उनके, जो उनमें डिटेलिंग लिखी हुई थी। और कुछ सेंटर तो ऐसे थे ट्रेनिंग सेंटर जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, पर वो काम में चल रहे थे, उनको पैसा वहां पे सेंक्शन हो रहा था। तो ये कुछ इरेगुलरिटीज थी जो 4.0 वर्जन ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में देखने को मिली। 4.0 वर्जन का मतलब है जैसे पैसा आता रहता है, कहीं 2 साल के गैप पे आएगा, 3 साल के गैप पे तो 1.0 बोल देंगे उसको, फिर 2 साल के फिर से करा गया तो 2.0 बोल दिया, तीसरे साल 3.0, वो उस तरह से चलेगा। इसके बाद इन्फ्लेटेड बिल्स थे। और अब देखो ट्रेनिंग सेंटर है, जब आपने सेंटर को कंडक्ट करना है तो उस पर पैसा भी तो लगेगा, उसके लिए मशीन्स भी तो मंगवानी पड़ेंगी। तो एक्सपेंसेस अगर देखोगे वो बड़े ज्यादा वहां पे हो रखे थे। सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं होते क्या? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, कौन सा कॉलेज था ये? कौन से वाला था? नहीं नहीं, ये तो था, आपने कॉलेज का नाम लिया ना अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, इस चीज में हमारे वाले ठीक ही थे, मतलब दिखाने के लिए उनके पास काफी सामान था, डायमंड की मशीन थी हमारे पास। हम्म, ट्रेनिंग नहीं, वो तो है लूप होल, सबसे बड़ा लूप होल ही अपने एजुकेशन सिस्टम में है। हाँ हाँ हाँ, ये होता है, ये वाला तो बिल्कुल एक्यूरेट बोला, मैं यहाँ नहीं बोलूंगी, पर ये वाला पॉइंट एक्यूरेट था। करते हैं ऐसी चीजें। इवन जो फंड सेंक्शन करे जाते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ना तो वो प्रोजेक्ट आता है, पैसा सा आ जाता है, बाकी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि आपने इसमें पार्टिसिपेट करा हुआ था। तो ये तो है लूप होल्स अपने। वैसे यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर, ऐसे प्लेसेस जहाँ पे ट्रेनिंग कंडक्ट करी जा रही थी, या फिर ट्रेनिंग पार्टनर, वो जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल था कि इस सेंटर को मैं रन कर रहा हूँ, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़े जो फ्लॉज हैं वो इसमें यही देखे गए। बाकी वही लिखा है, मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन करने की जरूरत है। ये डेटा आ गया जो आपने स्टार्टिंग में भी देखा। और जो पेमेंट की रिकवरी है, मतलब वो जो धांधलेबाजी हुई, बीच में करप्शन हुई, इन्होंने बोला कि हमने इनकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी, दैट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन्होंने इम्पोज करा था इस पूरी की पूरी स्कीम को। इन्होंने बोल दिया कि हम फाइनेंशियल रिकवरी करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, जिन्होंने भी ये सारा करप्शन वाला मैटर यहाँ पे लाया है, लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी उनके अगेंस्ट। बहुत सी एफआईआर हमने फाइल करवा दी हैं, मतलब जैसे ये पता चलता है उसके बाद एकदम से बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट एफआईआर भी फाइल हो जाती है। लीगल टेम्परामेंट में अगेन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रेज होता है। ये सारा डेटा है स्कीम से रिलेटेड। बाकी ये टोटल ब्लैक लिस्टिंग एंड ऑल मैंने आपको बता दिया, वही लिखा हुआ है। आरटीआई, यस, एनएसडीएस डीसी से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो वो इन्फॉर्मेशन देने में भी डिनाई कर देते थे। क्या रीजन बनाते थे? कि ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, हम आपको डेटा बाहर नहीं बता सकते, और जो गड़बड़े हुई हैं बीच में उसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बता तो दिया, ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो इंप्लीमेंट कर रही थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को। तो इन्होंने ये चीजें आंसर में दी जब पिटीशन फाइल करी लोगों ने। आ गया ना आरटीआई का लूप होल, 90:10 का रेशो की आज के टाइम पे डिनाई करती है गवर्नमेंट ज्यादातर। इसके अलावा आपने एक बार ना न्यूज़पेपर में चेक कर लेना, 4 स्टेट्स वहां पे दिखी हैं, लगाई तो थी पर मेरे को दिखी नहीं वो यहाँ पे। एनीवेज, एक आपका यूपी है, लगाया था,
कहाँ जैसे था, दिल्ली दूसरे पे है, एमपी और राजस्थान, यस दिस वन। जहां पे सबसे ज्यादा ब्लैक लिस्टिंग हुई है ये 4 स्टेट्स हैं, यूपी है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। मोर देन 10 स्टेट्स के अंदर लूप होल्स मिले हैं वैसे ब्लैक लिस्टिंग जिनको करी गई है, पर ये सबसे पॉपुलर है। ये डेटा की फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। देन ये आगे बाकी सारी स्टेट्स, अच्छा नहीं है हिमाचल प्रदेश, अच्छा मेरे को माफ कर दो, नहीं था हिमाचल। जम्मू एंड कश्मीर है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये रहेगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझ के ही करना। पहली लाइन बेसिक दी हुई है कि जो करप्शन है ये आज भी इम्पीड कर रही है जो हमारी ग्रोथ है, या फिर जो स्कीम्स गवर्नमेंट इंपोज करने की ट्राई करती है उसमें करप्शन एक हर्डल बन के आता है। आगे आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है, डिस्कस विद रेफरेंस टू एग्जांपल सच एज पीएमकेवी बाय। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया आपको कि हम चाहते हैं आपके आंसर में ये वाली केस स्टडी आए जब आप इसका आंसर लिखें करप्शन के ऊपर, और कुछ मेजर्स भी आपको सजेस्ट करने हैं जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन की जो पार्टिसिपेशन है, सिटीजन की पार्टिसिपेशन बोला तो कौन सा आएगा, आरटीआई, तो इसका भी आपने रोल बताना है और गवर्नमेंट के एंड से क्या डिस्क्रिपेंसी रहती है वो भी आपने बताना है। तो 250 शब्दों के लिए इसको लिखने की ट्राई करना। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उनको भी आप ऐड कर सकते हो, वो भी लूप होल ही है एक तरह से कि रैंकिंग अगर देखेंगे तो दैट इज नॉट गुड, 38 था आउट ऑफ 100। वर्ल्ड बैंक का देखोगे तो 42 के आसपास का स्कोर था, तो स्कोर कम है काफी।